Hello everyone, this is Ashutosh and you're watching Medutainment. So today in this video, we are going to talk about the clinical correlations of the cubital fossa, which is going to be the part 4 in continuation with the part 1, 2 and 3. If you're not done with any of those video parts, then you can check out the playlist of cubital fossa by clicking on the I button. So before starting the video, if you are new on this channel, so please consider subscribing it and hit that notification bell so you don't miss any videos like this. Watch the video till end as I have described the topic in very much detail and you will miss if you skip. So without wasting any further time, let's get started. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द क्लिनिकल कोरिलेशंस ऑफ द क्यूबिटल फोसा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना क्लिनिकली कोरिलेटेड है। प्रीवियस वीडियोस में हमने उसके रूफ, फ्लोर और उसके जितने भी कंटेंट्स है सारी डिटेल्स को डिस्कस किया है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली अबाउट द क्लिनिकल कोरिलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। So let's start our discussion on the clinical correlation of the cubital fossa. तो cubital fossa कैसे clinically important है और उसकी anatomy और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं contents वगैरह सारी चीज़ें clinically कितनी important है और कितनी जगह उसके applications है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला जो clinical correlation है हमारे cubital fossa का वो है कि BP is recorded by auscultating the brachial artery which is located medial to the biceps tendon in the cubital fossa. तो हमको पता है जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि हमारा जो ब्रेकियल आर्टरी है वो हमारे बाइसेप्स टेंडन के मीडियली होती है और लेटरल होती है टू द मीडियन नर्व। तो वो सारी चीज़ें हमने कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा में डिस्कस की है। तो हमको पता है कि ब्रेकियल आर्टरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरीज इन द ब्रेकियम यानी कि आर्म। तो ऑस्कल्टेट करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग ब्रेकियल आर्टरी को प्रेफर करते हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाती है क्यूबिटल फोसा का और ये हमारे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी नो दैट बीपी इज अ वेरी वेरी वाइटल साइंस, वन ऑफ द वाइटल साइंस विच वी चेक ड्यूरिंग आर असेसमेंट। तो बीपी जो है वाइटल आता है, हम जो टीपीआर बोलते हैं उसमें हम जो है ब्लड प्रेशर भी मेजर करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन है क्यूबिटल फोसा का। तो पहला हमारा क्लिनिकल कोरिलेशन कंप्लीट हुआ। Our next correlation is or clinical correlation is that the median cubital vein is generally considered as the vein of choice for the intravenous injections for drawing of blood, as these superficial veins are easily accessible in the region of cubital fossa. तो जैसा कि हमने रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा में देखा था कि कुछ सुपरफिशियल वेन्स और नर्व्स पास होती है, उसमें से एक थी हमारी मीडियल क्यूबिटल वेन विच इज कनेक्टिंग द सिफेलिक और विच लाइज बिटवीन द सिफेलिक एंड द बेसिलिक वेन। तो मीडियल क्यूबिटल वेन हमारी जो है उसके बीच में रहती है और ये होती है हमारी सुपरफिशियल वेसल, यानी कि सुपरफिशियली हमारी ये वेन होती है। तो वो जो है सुपरफिशियल होती है, हमारे ज़्यादा सुपरफिशियल होती है हमारे क्यूबिटल फोसा के रीजन में। तो इसीलिए हम इस मीडियल क्यूबिटल वेन से ब्लड विड्रॉ कर सकते हैं, ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं हमारे क्लिनिकल टेस्टिंग्स के लिए। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है कि हम जो है मीडियल क्यूबिटल वेन को ब्लड टेस्ट के लिए उधर से ब्लड विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और इसी में हम जो है वो इंट्रावीनस कैथेटर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। एज वी नो, जनरली हमने देखा है कि हम डॉर्सम ऑफ द हैंड पे कैथेटर्स इंसर्ट करते हुए देखते हैं, बट वी कैन ऑल्सो इंसर्ट कैथेटर्स हियर इन द राइट इन द मिडिल क्यूबिटल वेन, क्योंकि ये सुपरफिशियल है और ये जो है हमारे लोकेटेड है इन द रीजन ऑफ क्यूबिटल फोसा। तो ये उसका एक क्लिनिकल कोरिलेशन बन जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि मीडियल क्यूबिटल वेन जो है वो इंट्रावीनस इंजेक्शंस एंड इंट्रावीनस कैथेटर्स में यूज़ होता है। इसके अलावा हमारा जो है कुछ और प्रोसीजर्स भी होते हैं, लाइक द क्रिएशन ऑफ द एवी फिस्टुला, यानी कि आर्टीरियोवीनस फिस्टुला का क्रिएशन करने में भी इसका रोल है। अब एवी फिस्टुला जो होता है वो बेसिकली डायलिसिस में हम यूज़ करते हैं बाय लाइगेटिंग द आर्टरी एंड द वेन। तो इस प्रोसीजर में जो है सर्जिकली हम लाइगेट करते हैं आर्टरी और वेन को, ताकि हम जो है एक डायलिसिस एक्सेस जो है वो बना सकें।
अब इसको कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एवी फिस्टुला हमारा डायलिसिस में कैसे यूज होता है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्लिनिकल कोरिलेशन है रिलेटेड टू द मीडियल क्यूबिटल वेन डन। तो हमारे इस तरीके से दो क्लिनिकल कोरिलेशन कंप्लीट हुए। वन इज द ब्लड प्रेशर फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी एंड सेकंड इज द मीडियल क्यूबिटल वेन। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्लिनिकल कोरिलेशन की तरफ। तो हम बात कर रहे थे हमारे थर्ड क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में। तो वो होता है हमारा एनाटॉमी ऑफ द क्यूबिटल फोसा helps to identify or deals with the fracture related to the joint like the supracondylar fracture of the humerus। तो जैसा कि हम तो को पता है कि supracondylar fracture of the humerus और वी कैन से जो supracondylar एरिया होता है ह्यूमरस का वो हमारा क्यूबिटल फोसा के रीजन में ही लाई करता है। तो अगर उसकी एनाटॉमी हमको क्लियर है तो उसकी एनाटॉमी से हम जो है वो क्लियरली लोकेट कर सकते हैं हमारा जो सुप्राकॉन्डुलर फ्रैक्चर है। तो इस तरीके से क्यूबिटल फोसा का कोरिलेशन हमारे सुप्राकॉन्डुलर फ्रैक्चर से भी है। और जो है द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कुड इंजर द इंपॉर्टेंट नर्व्स लाइक द मीडियन नर्व एंड द रेडियल नर्व। तो जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर है उसका जो कोई भी एंड है डिस्टल एंड या प्रोक्सिमल एंड जो भी है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। वी नो दैट मीडियन नर्व, रेडियल नर्व है ना, रेडियल नर्व पास होती है स्पाइरल ग्रूव में से और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा एनाटॉमी ऑफ द क्यूबिटल फोसा जो है हमको ये सारी चीज़ें बता देता है कि हमारे कौन से स्ट्रक्चर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए ये इसका जो एनाटॉमी है वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो थर्ड क्लिनिकल कोरिलेशन कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्लिनिकल कोरिलेशन। तो जो हमारा अगला क्लिनिकल कोरिलेशन है वो हमारा है कि बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस इज नोन टू प्रोटेक्ट द न्यूरोवास्कुलर बंडल्स इन द क्यूबिटल फोसा सच एज मीडियन नर्व एंड द ब्रेकियल आर्टरी। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स है मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी ये हमारे बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस के अंडर से पास होते हैं, राइट। तो हमने पढ़ा है कि बाइसेप्स टेंडन जो होता है वो मीडियली एक्सटेंड करता है और बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस बनाता है इन द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा। तो ये हम पहले डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। तो बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस के नीचे से ही जो है वो मीडियन नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी पासेस। So this forms a very important structure protecting these neurovascular bundles, that is to say the median nerve and the brachial artery। तो इस तरीके से वो उनको एक प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ओके। और बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुपिनेशन ऑफ द फोराम में भी हेल्प करता है, बहुत माइल्ड सा, मे बी 5 to 10%, बट करता है, ओके, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू दी अल्ना के आसपास ही जा रहा है वो वो उसमें भी हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट इधर ये था कि न्यूरोवास्कुलर बंडल्स को वो प्रोटेक्शन देता है विच इज़ क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन अकॉर्डेंस विद द क्यूबिटल फोसा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो चौथा क्लिनिकल कोरिलेशन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्लिनिकल कोरिलेशन। तो हमारा फिफ्थ क्लिनिकल कोरिलेशन है कि एट द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया वी कैन एलिसिट द बाइसेप्स जर्क विच इज एक्चुअली अ डीप टेंडन रिफ्लेक्स and which is clinically very very important and relevant to check the patient's response towards the stimuli। तो हमारा जो हमको पता है कि बाइसेप्स ब्रेकिया का जो टेंडन होता है हम उधर हमारा जो है वो एक बाइसेप्स ब्रेकिया जो है आई मीन टू से बाइसेप्स जर्क जो कि एक डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो हम एलिसिट कर सकते हैं उधर और करते भी हैं, ताकि हम पेशेंट का रिस्पॉन्स और उसके जो पाथवेज है वो इंटैक्ट है कि नहीं वो हम उसको चेक कर सकते हैं, उसका रिफ्लेक्स कितना इंटैक्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो वो एक क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है बिकॉज जो बाइसेप्स ब्रेकिया का टेंडन है वो हमारा लाई करता है इन द क्यूबिटल फोसा। तो उधर ही हम जो है हमारा एलिसिट करते हैं द डीप टेंडन रिफ्लेक्स, दैट इज टू से द बाइसेप्स जर्क। तो इस तरीके से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है बिकॉज बाइसेप्स जर्क के हम जो है पेशेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ओके। तो ये हमारा था फिफ्थ एंड द लास्ट क्लिनिकल कोरिलेशन रिलेटेड टू द क्यूबिटल फोसा। आई होप आपको सारे क्लिनिकल कोरिलेशंस ऑफ द क्यूबिटल फोसा बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और इस तरीके से हमने जो है पूरा क्यूबिटल फोसा का जो एक एनाटॉमी था डिफरेंट पार्ट्स यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और ये हमारा जो है वो लास्ट पार्ट था। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द पार्ट 1, then we have proceeded part 1 with the boundaries, then we have proceeded to the roof and the floor, then we have gone to the contents and
Finally, we are done with the clinical correlations of the cubital fossa. तो इसका प्लेलिस्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं और पूरी क्यूबिटल फोसा के एनाटॉमी को इन अ वेरी सिंपल मैनर समझ सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्यूबिटल फोसा के रिलेटेड क्लियर हो गई होगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा। I hope you are cleared with all the parts of the cubital fossa, and if it is so, then please give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दो। You can also follow me on various social media handles, links down in the description box. If you have any of the topic suggestion, then you are free to comment in the comment section ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। Finally, we are done with the cubital fossa anatomy, and we will soon be starting with another topic. See you guys in the next video. Till then, keep watching and keep sharing my videos. So until next time, Ashutosh here, signing off.